नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। यही अपील हमसे आपसे बार बार हमारी है कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम की शुरुआत की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए। मास्क है, मजाक नहीं है। जब भी आप कहीं बाहर निकले, सार्वजनिक जगह पर, भीड़ वाली जगह पर मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर उत्तराखंड सरकार ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऋषिकेश के IDPL मैदान में DRDO के सहयोग से 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार है, जिसका आज CM तीरथ सिंह रावत लोकार्पण करेंगे। 3 हफ्ते में बनकर तैयार हुआ है ये हॉस्पिटल। इस सेंटर में 400 बेड ऑक्सीजन बेड और 100 ICU की सुविधा उपलब्ध है। केयर सेंटर है ये, जिसे तैयार किया है DRDO ने। 1 हफ्ते के अंदर इस अस्पताल को बनाकर तैयार कर दिया है DRDO ने। इससे पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के अस्पताल को तैयार किया गया DRDO की ओर से। और आज CM तीरथ सिंह रावत इस अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। 500 बेड है कुल इस हॉस्पिटल में, जिसमें 400 बेड पर ऑक्सीजन मौजूद है और 100 बेड ICU वाले हैं। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, 10 बजे ही उद्घाटन होना था, इस वक्त क्या खबर आपके पास? देखिए, मैंने कहा उद्घाटन मुख्यमंत्री ठीक 12 बजे करेंगे। मैं भी DRDO के उसी हॉस्पिटल में हूं जो 3 हफ्ते के अंदर DRDO ने तैयार करके खड़ा किया है एम्स IDPL ऋषिकेश में। आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हॉस्पिटल है। यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं, तमाम इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो कोविड के एक पेशेंट को हैंडल करने के लिए चाहिए होते हैं। ये एक वार्ड है, वार्ड का एक हिस्सा है, एक ब्लॉक है। इसमें 18 बेड हैं और एक ब्लॉक में कम से कम ऐसे ही एक वार्ड में 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। और यहाँ पर 4 वार्ड इसी तरह बड़े बड़े वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाएगा। इसके अलावा एक इमरजेंसी वार्ड भी है। यदि कोई पेशेंट आपातकालीन स्थिति में आता है, गंभीर हालत में आता है, तो पहले उसको इमरजेंसी में रखा जाएगा। करीब 100 बेड इमरजेंसी के लिए भी अलॉट किए गए हैं। उसके बाद मरीज के स्टेबल होने के बाद फिर उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा जी। और यहाँ पर अगर स्टाफ की बात करें सुनील, तो स्टाफ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहेंगे? देखिए, मैंने कहा इसको DRDO ने तैयार किया है और हैंडओवर किया गया है एम्स ऋषिकेश के। अब आज के बाद ये हॉस्पिटल जब एक्टिव मोड में आएगा तो एम्स ऋषिकेश का पूरा स्टाफ यहाँ पर तैनात रहेगा। आप देख सकते हैं ये नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो एम्स ऋषिकेश के अधीन काम करते हैं। यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। दोस्त, किस तरह से काम करेगा ये हॉस्पिटल? सर, ये हॉस्पिटल पहले इसमें हम माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट को ट्रीट करेंगे, जो कि कोरोना की फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में होगा, जिसको ऑक्सीजन की कम मात्रा में जरूरत होगी। पहले वो इमरजेंसी में लाया जाएगा, फिर उसको इमरजेंसी से थोड़ा स्टेबल करके जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा फिर उसको कोई से वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। वार्ड 1 है हमारे पास, ये वार्ड 2 है, जिसमें हमारे 5 फेजेज हैं। एक फेज में हमारे लगभग 18 बेड हैं, यानी कि 90 से अबव हमारे एक वार्ड में हमारे बेड है। और जिसपे पूरे पर्टिकुलरली इंडिविजुअली यानी कि बंदे पर उसका बेड है, ऑक्सीजन सप्लाई है, सब इमरजेंसी मेडिकेशन हमारे पास रेडी है। जो भी कोई इमरजेंसी मेडिकेशन चाहिए होगी यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक केबिन में RO भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पे जैसे हम PP किट वगैरह पहनते हैं, यहाँ पे हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे बहुत सारे RO भी लगे हैं। हमारे यहाँ पर बैठने के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए 10 नर्सिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जो कि हम वहाँ पे पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी उसका डाटा है वो पर्टिकुलर स्टोर करके रखें एक जगह पर। ठीक है सुनील, ये भी बताइएगा, ऋषिकेश में इस हॉस्पिटल के तैयार हो जाने से जो दूसरे हॉस्पिटल हैं, ऋषिकेश एम्स की बात करें, जहां पर न सिर्फ ऋषिकेश बल्कि आसपास से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, मरीज वहां पर उनका इलाज चल रहा है, तो कितना भार कम होगा और कितने जिलों को इस अस्पताल से फायदा होने वाला है? देखिए, मैंने कहा एम्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, यहाँ पर पश्चिमी यूपी और अन्य स्टेट से भी बड़े पैमाने पर मरीज आते हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ पर DRDO ने 400 बेड का यह हॉस्पिटल तैयार किया है। और खासकर हालांकि अब उत्तराखंड में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मानसून नज़दीक है,
मानसून आने वाला है। आप पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां जानते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। उसके मद्देनजर ये पूरे गढ़वाल के लिए भी बड़ा माइलस्टोन होगा ये हॉस्पिटल। इसी तरह का एक हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल कुमाऊं में भी, हल्द्वानी में भी तैयार किया जा रहा है, ताकि पहाड़ों से जो लोग हैं उनको एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल मिल सके अच्छे और से। बिल्कुल सुनील, तारीफ करनी होगी डीआरडीओ की कि इतना अच्छा अस्पताल एक हफ्ते में बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि डीआरडीओ महारत हासिल हो चुकी होगी उन्हें, क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में बेड के साथ और तमाम फैसिलिटीज के साथ डीआरडीओ ने कुछ ही दिनों में इस तरह के अस्पताल तैयार किए हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो ऋषिकेश में 500 बेड का ये हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार है। 12 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत इसका उद्घाटन करने वाले हैं और ऐसा ही गढ़वाल क्षेत्र में भी हॉस्पिटल बनाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आज की, राज्य को राज्य के भीतर से ही ऑक्सीजन मिलेगी। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, कोटा भी बढ़ा दिया है उत्तराखंड का और अब इसे बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन कर दिया गया है। अभी तक वेस्ट बंगाल, झारखंड से यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, जबकि उत्तराखंड में भी बहुत सी जगहों पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और यहां से ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा था। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से ये अपील की गई थी कि क्यों ना ऑक्सीजन जो उत्तराखंड को जरूरत है वहां की आपूर्ति उत्तराखंड में मौजूद प्लांट से ही की जाए, जिसके बाद उसे मंजूरी दी गई। और अब इससे फायदा यह होगा कि कम समय में ही और कम लागत में ही ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तराखंड में जरूरत वाले हॉस्पिटल्स में हो सकेगी। और उत्तराखंड में कोरोना को लेकर रिकवरी रेट में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राज्य में रिकवरी रेट 80% से बढ़कर अब 83% हो चुका है। एक दिन में 6,674 मरीज रिकवर हुए। आपको बता दें, कोरोना केसेस की मंगलवार की अगर बात की जाए तो कोरोना के 2,756 नए मामले सामने आए। 81 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। देहरादून में 524, हरिद्वार में 200 और नैनीताल में 209, उधम सिंह नगर में 452 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में बीते 5 दिनों में कोरोना केसेस में भले ही थोड़ी कमी आई हो, लेकिन 362 मौत का जो आंकड़ा है ये साफ संकेत दे रहा है खतरा अभी टला नहीं है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पूरे राज्य में 2 हफ्ते से कोविड कर्फ्यू लगा है। 20 मई से 24 मई तक केस 4000 से कम हुए। अस्पतालों में आपाधापी थोड़ी कम हुई है, लेकिन बीते 5 दिनों में 362 मरीजों की मौत हो गई। ये साफ है कि हालात अभी ठीक नहीं हैं। अब भी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर मरीजों से भरे पड़े हैं और उत्तराखंड में कोरोना के 3 वेरिएंट एक्टिव हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में और यही सच्चाई है कि इसमें 3 ही वेरिएंट में है, जो 3 ही वेरिएंट पाए गए और रेस्ट जो बोला जा रहा है, जो पेपर्स बता रहे हैं, वो रेस्ट नॉर्मल म्यूटेंट्स होते हैं, वो है और वेरिएंट 3 ही है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। शहरों में कम होते केस भले ही दिख रहे हों, लेकिन कोरोना के जानलेवा अलग अलग स्ट्रेन ने पहाड़ों में हाहाकार मचा दिया है। जीत नहीं सकते, तो जन सहभागिता को इसमें इस जीत के लिए जन सहभागिता की जितनी आवश्यकता है, उतना कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कड़ाई की आवश्यकता भी है। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आखिर स्थिति को संभाल लाने में कामयाब होगा। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कर्फ्यू की वजह से थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। जी हाँ, तो दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर की आहट पहले हो गई है, आशंका पहले हो गई है और इसी को देखते हुए दून हॉस्पिटल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों के लिए ऑक्सीजन बेड 22 से बढ़ाकर 62 कर दिए गए हैं। नवजात बच्चों के लिए 22 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। 14 साल तक के बच्चों के लिए 8 बेड के पीआईसीयू को बढ़ाकर 12 बेड का किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगले 2 महीने में चाइल्ड वार्ड में बेड की संख्या 200 तक पहुंचाने पर काम चल रहा है। साथ ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को अगर छोड़ दें तो दूसरे डॉक्टर्स और स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
दून मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सालय है, दून चिकित्सालय, यहाँ पर हमने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमने कई बैठकों में जो है यह निश्चित किया है कि किस तरीके से जो है हमने अपनी टीम बनानी है, क्योंकि हमारे पास जो है जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं एक सीमित संख्या की व्यवस्था करी है और अन्य ऑक्सीजन बेड की भी संख्या हमने बढ़ाई है। दवाओं की जो है जहाँ तक बात है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और चलिए बात राजनीति की कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी असम का फॉर्मूला अपना सकती है। राज्य के लिए चुनावी रणनीति में अलग अलग पहलुओं पर विचार हुआ। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी उत्तराखंड में असम और गोवा के फॉर्मूले को अपना सकती है। विधानसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे के यानी कि बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बीजेपी पार्टी में जा सकती है। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत के अनुभव को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा और ये बात कह रही है बीजेपी। इस बात का दुख बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को है और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जिस शासन के खिलाफ बीजेपी ने 57 सीट जीती, उसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों हरीश रावत की बातें करते नहीं थक रहे। कभी तारीफ कभी अनुभव की बात करने वाले मदन कौशिक ने इस बार सीधे कोई तारीफ तो नहीं की, लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत को जो दुख है वो उन्होंने जरूर देख लिया। मैंने सच हरीश रावत जी की तारीफ ना कही है इसको, अभी तो उनका अनुभव कही है। उन्होंने कांग्रेस को अपना अनुभव बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हरीश रावत की फिक्र हुई है तो खुद हरीश रावत ने मदन कौशिक को साहसी बता दिया। तो प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रही है। मदन कौशिक जी वर्षों हमारे सहयोगी रहे। राजनीति में अलग अलग दिशाओं में होते हुए भी आप एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं और मदन कौशिक जी यदि मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको धन्यवाद दे दीजिएगा। मदन कौशिक जी चाहते हैं कि बस मैं कुछ की तारीफ कर दूं, कुछ को भला कह दूं, कुछ को बुरा कह दूं। वो सोच रहे हैं कि क्या नाम जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं क्या नाम कौशिक जी को कहना चाहता हूं ये पॉलिसी चलने वाली नहीं है। कांग्रेस एक है, मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ डट करके संघर्ष करने का काम करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी काबिलियत साबित करनी है। मुकाबला कांग्रेस से होना है। ऐसे में हरीश रावत की तारीफ कर क्या कांग्रेस में वाकई फूट डालने की कोशिश हो रही है या फिर कोई सहानुभूति, ये तो मदन कौशिक ही बेहतर जानते होंगे। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल एक बार फिर रंग लाती नजर आ रही है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर डाटकाली से लेकर यूपी की सीमा मोहंड तक मोबाइल कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो चुका है। एक तरफ राजाजी टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ यूपी फॉरेस्ट डिवीजन से घिरे 12 किलोमीटर के इस पैच में मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से यात्रियों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पिछले दिनों केंद्रीय संचार मंत्री से बातचीत की, जिसकी वजह से 12 किलोमीटर के इस पैच में अब मोबाइल टावर लगाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 5 जगहों पर टावर लगेंगे, जिनमें से 3 टावर यूपी की सीमा में और 2 उत्तराखंड की सीमा में लगने वाले हैं। यूपी ने इसके सर्वे के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड की ओर से भी लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो वन क्षेत्र है जो यूपी और हमारे उत्तराखंड को जोड़ता है, मोहांड का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ जो BSNL और बाकी जो सेवा प्रदाता है उनसे संपर्क किया गया है। उनके माध्यम से कुछ प्रपोजल्स हमारे पास आ रखे हैं। वन भूमि हस्तांतरण के जो प्रपोजल है उसको हम बना रहे हैं। संचार सुविधा से जोड़ने के लिए 3 स्थान दूर संचार विभाग ने चयनित किए हैं। यह सभी स्थान उत्तर प्रदेश वन विभाग के सीमा के अंदर हैं। बलूनी जी के अनुरोध पर हमने उक्त 3 स्थानों का सर्वे कर इस क्षेत्र को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।
और बड़ी खबर है इस वक्त, आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजा है। मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। 1000 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेजा है बाबा रामदेव को। आईएमए ने रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान को आधार बनाकर मानहानि का मामला दर्ज कराया है और नोटिस 1000 करोड़ रुपए का योग गुरु बाबा रामदेव को भेजा गया है। तो बड़ी खबर है, बीते कई दिनों से बाबा रामदेव और आईएमए के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई थी। बाबा रामदेव की ओर से एक टिप्पणी की गई थी डॉक्टर्स को लेकर, जिसके बाद से ही डॉक्टर एसोसिएशन बाबा रामदेव के खिलाफ उतर आया। आईएमए ने लगातार बाबा रामदेव के बयान की तीखी आलोचना की और अब नोटिस जारी किया गया है। आईएमए उत्तराखंड ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। 1000 करोड़ रुपए का नोटिस बाबा रामदेव को आईएमए उत्तराखंड की ओर से भेजा गया है। एलोपैथी को लेकर भी बाबा रामदेव ने बयान दिया था, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई, काफी बहसें हुई। लेकिन अब देखिए कि रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया है आईएमए उत्तराखंड की ओर से। मानहानि का ये मामला बनाया गया है। बड़ी खबर है, अब देखना होगा कि इस पर किस तरह का रिएक्शन योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से आता है। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि ने एक बार माफी भी मांगी, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखी थी रामदेव को उनके बयान को लेकर के कि माफी उन्हें मांगनी चाहिए, जिसके बाद रामदेव ने माफी भी मांगी थी। लेकिन ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है, बवाल थमता नहीं दिख रहा है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, पहले बाबा रामदेव की एक टिप्पणी डॉक्टरों को लेकर, एलोपैथी को लेकर, फिर आईएमए की नाराजगी, चिट्ठी लिखी जाती है डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से, माफी मांगते हैं बाबा रामदेव और फिर आईएमए के सामने 25 सवाल रख देते हैं और अब 1000 करोड़ रुपए का ये नोटिस आईएमए उत्तराखंड की ओर से। बिल्कुल मेनका, बड़ी खबर है। जिससे आपने कहा कि लगातार ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लगातार इसमें दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं और अब सीधा दावा यहाँ पर किया गया है। 1000 करोड़ की मानहानि आईएमए उत्तराखंड की तरफ से की गई है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहले भी कहा था कि बाबा रामदेव जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नाराज हैं। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि सीधी माफी बाबा रामदेव आकर मांगे, लेकिन अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब मानहानि का नोटिस गया और अब देखना होगा कि बाबा रामदेव क्या सामने आकर माफी मांगते हैं या फिर इस नोटिस पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल दीपांकर, तो ये कहें कि अभी तक जो लड़ाई सोशल मीडिया पर चल रही थी, चिट्ठी पत्री में चल रही थी, टीवी चैनल्स पर चल रही थी, वो लड़ाई अब अदालत में पहुंच गई है। बिल्कुल, अगर देखें तो अभी तक क्योंकि कोरोना काल था और डॉक्टर्स के जिस तरह डॉक्टर्स प्रेशर में थे, और आपने खुद बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खुद इस बात को लेकर बाबा रामदेव से बात की थी कि डॉक्टर्स इस बात को लेकर बेहद नाराज है जिस तरह की उनकी टिप्पणी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। लेकिन अब ये मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि 1000 करोड़ की मानहानि, जो एक बड़ी मानहानि कही जाएगी, और अब देखना होगा कि बाबा रामदेव और पतंजलि ट्रस्ट क्या इसमें जवाब देते हैं। ठीक है दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इंतजार योग गुरु बाबा रामदेव के रिएक्शन का, पतंजलि के रिएक्शन का। टिहरी में टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल को प्रशासन ने मॉडल क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार किया है। यहाँ 450 बेड की व्यवस्था की गई है और कोविड मरीजों के लिए योग और मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। न्यूज़ 18 की टीम ने मॉडल क्वारंटीन सेंटर के किचन में कोविड मरीजों को दिए जाने वाले खाने का रियलिटी चेक किया। में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन द्वारा टीएचडीसी जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर 450 बेड का जो कोविड केयर सेंटर है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं अभी हम कोविड केयर सेंटर में हैं और आज रियलिटी चेक करने न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची है कि किस तरह से जो मरीज है उनको किस तरह से खाना दिया जाता है और क्या क्या खाने में दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर को बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। और कहीं ना कहीं अब जो किचन है हम उसकी तरफ चलते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।